26 जुलाई 2025 स्तावरोपोल, रूस यूक्रेन की सीमा से 540 किलोमीटर दूर। रूस की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य फैक्ट्रियों में से एक, जो रूसी सेनाओं को यूक्रेनी ड्रोन से बचाने के लिए सिस्टम बनाती है, एक सटीक हमले में नष्ट कर दी जाती है। लेकिन यह विस्फोट कोई अलग घटना नहीं थी। उसी समय 500 किलोमीटर से भी अधिक दूर सुमी क्षेत्र में रूसी सेना के लिए इससे भी अधिक विनाशकारी कुछ हो रहा था। कुछ ऐसा जिसने रूस के सबसे कट्टर समर्थकों को भी हार स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना के महत्व को समझने के लिए हमें रूस के कुर्स्क की ओर देखना होगा। इस क्षेत्र में लगभग 50,000 रूसी सैनिक एकत्रित थे, जिनकी एक मजबूत योजना थी, सीमा पर एक सुरक्षा क्षेत्र बनाना और सबसे महत्वपूर्ण, यूक्रेन को अपनी सबसे बेहतरीन सेनाएं अन्य महत्वपूर्ण मोर्चों से दूर रखने के लिए मजबूर करना। यह 1 महीनों पुरानी कामयाब रणनीति थी, लेकिन रूसी कमांडरों ने एक घातक गलती कर दी। 24 जुलाई को अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता पर ज्यादा भरोसा करते हुए उन्होंने एक आक्रमण शुरू किया, जो जल्दी ही वही बन गया जिसे खुद रूसी सैनिकों ने खून की नदियां कहा। और यही है पहली समस्या। रूसी रिजर्व बहुत दूर तैनात थे, जिससे वे जल्दी प्रतिक्रिया नहीं दे सके। और इसी के साथ यूक्रेन ने मौके को पहचान लिया। सिर्फ बचाव करने के बजाय उन्होंने कुछ शानदार किया, एक ऐसा ऑपरेशन जिसे सैन्य लोग सक्रिय रक्षा कहते हैं। पर वास्तव में इसका क्या अर्थ है? खैर, यूक्रेनियों ने ठीक वही किया जिसकी रूसियों को उम्मीद नहीं थी। स्थिर रक्षा रेखाएं बनाने और वहीं टिके रहने के बजाय उन्होंने जानबूझकर कुछ स्थानों से पीछे हटने का नाटक किया, जैसे वे पीछे हट रहे हों। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनियों को भागते हुए देखकर आक्रामक रूप से आगे बढ़कर छोड़ी गई जमीन पर कब्जा कर लिया। यह एक पूर्ण रूप से नियोजित षड्यंत्र था। जैसे जैसे रूसी सैनिक और गहराई तक आगे बढ़ते गए, उनकी आपूर्ति लाइनें, जैसे कि गोला बारूद, ईंधन और मदद लाने वाले काफिले, और ज्यादा फैली और असुरक्षित होती गईं। उसी समय यूक्रेनियन उन्हें उस इलाके में खींच रहे थे जिसे वे बेहतर जानते थे, जहां उन्होंने पहले से ही फायरिंग पोजीशन तैयार कर रखी थी। पर पहुंचे जब वे सबसे ज्यादा कमजोर और अव्यवस्थित थे, यूक्रेनियों ने पूरी ताकत से किनारों से हमला कर दिया। यही रणनीति थी जिसने एक स्पष्ट क्षेत्रीय कमजोरी को निर्णायक सामरिक बढ़त में बदल दिया। रूसियों को लगा कि वे जमीन जीत रहे हैं, लेकिन असल में वे सीधे एक घात में जा रहे थे। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस जवाबी हमले का नेतृत्व किसने किया? उत्तर आपको चौंका देगा। यूक्रेनी 225वीं असॉल्ट ब्रिगेड। अगर आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना है, तो मुझे आपको दिखाना होगा कि यह यूनिट यूक्रेन के लिए क्या मायने रखती है। मूल रूप से यह सिर्फ खार्किव की एक टेरिटोरियल डिफेंस बटालियन थी, जो मार्च 2022 में अपनी शहर की रक्षा के लिए बेताब स्वयंसेवकों द्वारा बनाई गई थी। लेकिन इस युद्ध की सबसे खूनी लड़ाइयों के दौरान, जैसे बखमुत, अवदीवका और कुर्स्क में हुई घटनाएं, उन्होंने खुद को पूरी तरह से बदल लिया। अब कर्नल ओले शिर्याएव के नेतृत्व में जर्मन मार्डर और अमेरिकी ब्रैडली वाहनों से लैस 225वीं ब्रिगेड एक एलीट फोर्स बन चुकी थी। और 25 जुलाई को उन्होंने एक शानदार ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसे सैन्य विश्लेषकों ने यूक्रेन के किंद्रातिवका गांव के खिलाफ एक परफेक्ट पिंसर मूवमेंट कहा। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिसमें खुद यूक्रेनी सैनिकों द्वारा रिकॉर्ड की गई असली फुटेज दिखाई गई, जो इस ऑपरेशन की सैन्य सटीकता को दर्शाती है। सब कुछ जिस तरह किया गया वह सराहनीय है। सबसे पहले यूक्रेनी वायुसेना ने रूसी ठिकानों पर सटीक हमले किए ताकि वहां अफरा तफरी मच जाए। फिर जब रूसी सैनिक दोबारा संगठित होने की कोशिश कर रहे थे, तो 225वीं ने किनारों से हमला किया और 30वीं
मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट को पूरी तरह से घेर लिया। इसके बाद जो हुआ वह विनाशकारी था। रूसियों पर लगातार IMARS सिस्टम से बमबारी की गई। ये उच्च सटीकता वाली आर्टिलरी रॉकेट्स थे जिन्होंने उनकी तोपों को नष्ट कर दिया, जबकि ड्रोन के झुंड सैनिकों और वाहनों को अलग अलग निशाना बना रहे थे। रूसी बटालियन के कमांडर आंद्रेई यर्त्सेव इस लड़ाई में मारे गए। उसकी सेना, जिनमें से कई खराब तरीके से प्रशिक्षित रंगरूट थे, बस बिखर गई। इस अभियान का परिणाम आप अब देख सकते हैं। यह वीडियो, जो किंड्रातिवका के केंद्र में लड़ाई के बाद बनाया गया था, दिखाता है कि जहां पहले रूसी झंडा था, अब वहां यूक्रेनी झंडा लहरा रहा है। कुछ ऐसा हुआ जो लगभग पहले कभी नहीं हुआ था। रूसी प्रचार चैनल खुद टेलीग्राम पर इस आपदा को स्वीकार करने लगे। उनमें से एक ने लिखा, 3 में से 10 मोटराइज्ड रेजिमेंट के लड़ाके, जिन्होंने अंत तक अपनी स्थिति बनाए रखी, वे सुमी दिशा में स्थायी रूप से वहीं रह गए। दुर्भाग्यवश उन तक पहुंचना असंभव रहा। जब प्रचारक स्वयं मानते हैं कि एक पूरी यूनिट सदा के लिए खो चुकी है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि परिस्थितियां हमारी कल्पना से कहीं अधिक विकट है। लेकिन इस मामले में रूसी अराजकता तो बस शुरू ही हुई थी। 225वीं की जीत के बाद उस इलाके में मौजूद अन्य रूसी यूनिट्स में घबराहट फैल गई। इन्हीं रूसी मिलिट्री ब्लॉगर्स की रिपोर्टर्स ने पूरी तरह के अराजकता के दृश्य बताए। सैनिक बिना आदेश के अपनी पोजीशन छोड़ रहे थे। यूनिट्स आपस में एक दूसरे पर गोली चला रही थीं, समन्वय की कमी के कारण, और सैनिक उन्हीं बारूदी सुरंगों से मारे जा रहे थे जो उन्होंने खुद बिछाई थी। एक खासतौर पर अजीब मामला वो था जिसे खुद रूसी मिलिट्री ब्लॉगर्स ने गौरव की दौड़ कहा, जहां अलग अलग रूसी यूनिट्स सादक गांव पर कब्जा करने के लिए आपस में होड़ कर रही थीं। सोचिए, कई मिलिट्री यूनिट्स आपस में मुकाबला कर रही थी कि कौन सबसे पहले किसी लक्ष्य को हासिल करेगा। हर कोई जीत का श्रेय लेना चाहता था, चाहे कमांडरों को प्रभावित करने के लिए, मेडल पाने के लिए, या बस डींग मारने का हक पाने के लिए। हर यूनिट अपने हमलों को समन्वित करने और एक दूसरे के साथ सही संवाद किए बिना अलग अलग लड़ रही थी। नतीजा विनाशकारी रहा। 137वां रेजिमेंट एयरबोर्न और 810वीं मरीन इन्फेंट्री ब्रिगेड एक ही समय पर गांव पहुंचे, लेकिन अलग अलग दिशाओं से, बिना किसी कमांड समन्वय के और बिना यह जाने कि इलाके में मित्र सैनिक भी हैं। उन्होंने सचमुच एक दूसरे पर गोली चला दी, यह सोचकर कि वे यूक्रेनी दुश्मन बल हैं और रूसी मुआई। और जब रूसी सेना युद्ध के मैदान पर बिखर रही थी, यूक्रेन एक बिल्कुल अलग सैन्य क्षमता दिखा रहा था। रूसी युद्ध मशीन के दिल पर हमला करने की क्षमता। सैकड़ों किलोमीटर दूर आपको वह फैक्ट्री याद है जो हमने शुरुआत में दिखाई थी? स्टावरोपोल में सिग्नल सिर्फ कोई आम फैक्ट्री नहीं थी। यहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनते थे, जिनसे रूसी सैनिक यूक्रेनी ड्रोन से बचते थे। और यूक्रेनियों ने हमला यूं ही नहीं किया था। उन्होंने खास तौर पर उन वर्कशॉप्स को निशाना बनाया जिनमें हाई वैल्यू कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनें थीं। ये बेहद सटीक, कंप्यूटर से नियंत्रित ऑटोमेटेड मशीनें हैं जो मिलीमीटर स्तर की सटीकता के साथ मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बना सकती हैं, जैसे चिप्स, सर्किट्स और रडार व इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के लिए जरूरी पार्ट्स। ये उपकरण महंगे होते हैं और इन्हें बदलना मुश्किल होता है, खासकर रूस के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। यूक्रेनियों ने इन मशीनों को नष्ट करके उत्पादन को जड़ से ही रोक दिया। इस वीडियो को देखें। यूक्रेन के कई सटीक हमलों का संकलन जो रूसी सैन्य ठिकानों पर किए गए हैं। अंतर पर ध्यान दें। विशिष्ट सैन्य लक्ष्यों पर सोचे समझे हमले, स्पष्ट रणनीतिक उद्देश्य। अब इसकी तुलना रूसी प्रतिक्रिया से करें। हार से निराश रूसी कमांडरों ने वही किया जो वे हमेशा खराब हालात में करते हैं। उन्होंने आम नागरिकों पर हमला किया। सुमी में
उन्होंने ग्रेड रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। ये हथियार अनिश्चित होने के बावजूद घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों पर बमबारी के लिए चुने गए। सोचिए कितनी बड़ी त्रासदी हुई होगी। अस्पताल, स्कूल, बाजार सब निशाना बन गए। सबटाइटल अद्रियाना जानोत्तो। ओडेसा में बैलिस्टिक मिसाइलों ने ऐतिहासिक प्रिवोस बाजार और अपार्टमेंट इमारतों को निशाना बनाया, जिससे बंदरगाह के मजदूरों और पूरे परिवारों की मौत हो गई। अमेरिकी जनरल जैक-किन ने इस रणनीति के पीछे की तर्क को समझाया। उन्होंने कहा कि वे यूक्रेनियों को थकाकर उनकी इच्छा शक्ति तोड़ना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि अमेरिकी जनरल बेन होजेस ने भी बताया, नागरिकों पर रणनीतिक बमबारी इतिहास में कभी भी कामयाब नहीं हुई है। यह ब्रिटिशों के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में काम नहीं आई, वियतनाम में काम नहीं आई और यूक्रेन में भी काम नहीं कर रही है। असल में इसका उल्टा असर हो रहा है। हर नागरिक हमले से यूक्रेनियन रूस के खिलाफ और ज्यादा एकजुट हो रहे हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा पतन सूचना युद्ध में हुआ है। सालों तक टेलीग्राम पर रूसी युद्ध समर्थक चैनलों ने हर हार को जीत की तरह दिखाकर पूरी कहानी पर नियंत्रण रखा। लेकिन सुमी में कुछ अलग हुआ। यूक्रेन ने सोशल मीडिया पर अटल दृश्य प्रमाणों की बाढ़ ला दी। ऐसे वीडियो जैसे हमने पहले दिखाए थे, ड्रोन से रूसी उपकरणों के नष्ट होने के दृश्य, आगे बढ़ते सैनिकों के हेलमेट की तस्वीरें, यूक्रेनी झंडे फहराने की तस्वीरें। सबूतों की ऐसी बाढ़ आई जिसने रूसी दुष्प्रचार मशीन को पूरी तरह से पस्त कर दिया। रूसी सैन्य ब्लॉगर घबरा गए। उन्होंने पहले इसे झूठ या प्रचार बताकर इनकार करने की कोशिश की। जब यह काम नहीं आया तो उन्होंने इसे कमतर दिखाने की कोशिश की। कहा कि किंद्रातिवका इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। आखिरकार वे एक दूसरे को दोष देने के मूड में आ गए, जिससे टेलीग्राम चैनलों पर गर्मागर्म बहसें शुरू हो गई। पहली बार रूस के सबसे कट्टर प्रचारकों को भी हकीकत स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनमें से एक ने लिखा, सुमी के मोर्चे पर स्थिति बिगड़ती जा रही है। दुश्मन संख्या और गुणवत्ता दोनों में दबाव बना रहा है। अब सोचिए, जब आपके अपने समर्थक मान लें कि दुश्मन की गुणवत्ता आपसे बेहतर है, तो आप जानते हैं कि आपने सिर्फ एक लड़ाई ही नहीं बल्कि कहानी भी हार दी है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति ने सबसे बड़ी कमजोरी के समय काम करना शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मौका देखा। 14 जुलाई को उन्होंने रूस को 50 दिनों का अल्टीमेटम दिया था कि वह शांति समझौता स्वीकार करे, वरना बहुत सख्त सेकेंडरी टैरिफ्स का सामना करना पड़ेगा। इन टैरिफ्स का एक खास निशाना था रूस का चीन और भारत को तेल निर्यात। मार्को रूबियो, अमेरिकी विदेश मंत्री, ने सीधे शब्दों में कहा, सब्र अब खत्म हो रहा है, अब कार्रवाई का समय आ गया है। और यह काम कर गया। इस बयान के तुरंत बाद पुतिन पहली बार जेलेंस्की के साथ वार्ता की मेज पर बैठने के लिए राजी हो गए। तुर्की ने घोषणा की कि दोनों नेताओं ने सिद्धांत रूप में तुर्की की धरती पर एक शिखर सम्मेलन के लिए सहमति जताई है, जिसमें खुद ट्रंप भी शामिल होंगे। लेकिन यहां हमारे पास एक समस्या है। दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम हैं। पुतिन अभी भी मांग करते हैं कि यूक्रेन 4 प्रांतों से पूरी तरह पीछे हट जाए और नाटो से भी त्यागपत्र दे। जेलेंस्की अभी भी रूस से 1991 की सीमाओं पर वापसी की मांग करते हैं। ऐसे में पुतिन अब वार्ता के लिए क्यों तैयार हुए?
सूमी के तबाह खेतों में जवाब छिपा हो सकता है, जहां रूसी 3री रेजिमेंट को पूरी तरह नष्ट किया गया, और स्तावरोपोल की सिग्नल फैक्ट्री के मलबे में, जहां रूसी सैन्य क्षमता पर हमला हुआ। सूमी की लड़ाई न सिर्फ एक सामरिक जीत थी, बल्कि एक ऐसा मोड़ जिसने रूसी सेना की कई खामियों को उजागर किया। खराब समन्वय, सैनिकों की कम गुणवत्ता और सैन्य खुफिया में विफलताएं। यह यूक्रेनी सेनाओं की बढ़ती परिष्कृति और उनकी रक्षा को विनाशकारी आक्रमण में बदलने की क्षमता का भी प्रदर्शन था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह पहली बार था जब रूसी प्रचार तंत्र को हार स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वे अब इसे छुपा या सही नहीं ठहरा पा रहे थे। युद्ध जारी है, परंतु जुलाई के उन सुमी के मैदानों में कुछ मौलिक रूप से बदल गया है। अब सवाल यह नहीं है कि यूक्रेन टिक सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या रूस खुद को नई हकीकत के अनुसार ढाल सकता है, जहां उसकी पुरानी ताकतें अब जीत की गारंटी नहीं देती। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, इस कहानी में आपकी सबसे ज्यादा ध्यान किस बात ने खींचा? ड्रोन से हुए हमलों ने, या शायद रूसी लोग खुद ही समस्याओं को स्वीकार कर रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको इस जटिल स्थिति को बेहतर समझने में मदद की है, तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भू राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों पर और विश्लेषण मिलते रहे। इसे उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिन्हें इन टॉपिक्स में दिलचस्पी हो। देखने का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।